हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपका ये टॉपिक क्षेत्रीय वेग यानी कि एरियल वेलोसिटी ये स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रत्येक केंद्रीय कक्षा में बल केंद्र से खींचे गए ध्रुवांतर द्वारा अनुरेखित सेक्टर क्षेत्रफल में प्रति एकक काल एक समान वृद्धि होती है। क्या बोल रहा है? प्रत्येक केंद्रीय कक्षा में यानी कि ये एक हमारा सेंट्रल ऑर्बिट है, ये वाला, ठीक है। ये चाप जो दिख रहा है वो सेंट्रल ऑर्बिट है। और कक्षा में बल केंद्र से खींचे गए ध्रुवांतर द्वारा, ये बल केंद्र है ओ, और इसके द्वारा हमने एक ध्रुवांतर रेखा खींच दी आर, और ये मतलब क्यू ओ क्यू, ठीक है। आर में थोड़ा सा विस्थापन, तो एक ये सेक्टरल एरिया बन जाता है। तो ये जो बनता है एरिया, इसको हम सेक्टरल एरिया बोलते हैं। तो आप इसको ड्रॉ कर दिए। एक ये अपना आर्क है, यानी कि सेंट्रल ऑर्बिट है, और ये कोई एक रेडियस वेक्टर यानी कि ध्रुवांतर रेखा है, ये पॉइंट पी है। और इस ध्रुवांतर रेखा में हल्का सा विस्थापन किया गया है। ये अगर आर है तो ये है आर प्लस डेल आर, ये पॉइंट है क्यू। आर प्लस डेल आर, और थीटा में भी इसमें हल्का सा विस्थापन हुआ डेल थीटा, यानी कि ये अगर थीटा है तो ये है डेल थीटा, थीटा प्लस डेल थीटा, यानी कि ये बीच का ओनली बचा कितना, डेल थीटा, ठीक है। ये हमारा पोल है। तो इस ध्रुव पोल से ये ध्रुवांतर रेखा खींची गई और इसमें हल्का सा विस्थापन किया है। तो ये जो सेक्टरल, इसको क्या बोलते हैं बीच वाले को, ये सेक्टरल एरिया है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे, तो प्रति सेकंड, प्रति इकाई समय में जो सेक्टरल एरिया होगा, वो उसकी जो दर है वो हमेशा समान रहेगी। ये एक सिद्धांत है, एक नियम है, समझे क्या? प्रत्येक केंद्रीय कक्षा में बल केंद्र से खींचे गए ध्रुवांतर द्वारा अनुरेखित सेक्टर क्षेत्रफल, ये जो सेक्टर क्षेत्रफल है, में प्रति एकक काल एक समान वृद्धि होती है। इसके अंदर जो वृद्धि होती है वो एक समान रहती है प्रत्येक सेकंड में, प्रत्येक एकक काल में, इकाई समय में, ये बोल सकते हो, समझ रहे हो? तो इसका हम डेरिवेशन करते हैं और यहां से कुछ फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ध्रुवांतर रेखा हो गई ओपी, और एक ये वाली होगी ओक्यू। तो इनसे बनने वाला जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो एरिया है इनके, यानी कि ओक्यू जो वेक्टर है, इसको हम वेक्टर रूप में देखेंगे। तो ओपी वेक्टर, और ये क्या है, ओक्यू वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर से बनने वाला जो आकृति है, उसका जो क्षेत्रफल है, जो ट्राइंगल है, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 मोड ओपी मोड ओक्यू और साइन इनके बीच का एंगल, यानी कि डेल। ये वाला फॉर्मूला होता है फॉर दो ऐसे मान लो वेक्टर हैं, ये दोनों, ठीक है। ये पी ले लो और ये क्यू ले लो, ये हो गया, यानी कि ओपी ओक्यू दो वेक्टर है, इनके मध्य कोई एंगल है थीटा। तो इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है ये वाला ले लो, ठीक है। इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, देखिए ओपी ओक्यू, यानी कि ओपी का मोड और ओक्यू का मोड और उनके मध्य एंगल साइन थीटा। चलो ठीक है। तो जब ये हल्का सा विस्थापन होगा तो ये जो चाप है, ये जो आर्क है, ये सेम बन जाता है इस लाइन के, यानी कि ट्राइंगल ही बन जाता है, कोई ज्यादा चेंज नहीं आता इसमें। तो हमें अप्रोक्सीमेटली यही लेते हैं इसे, इस चाप का, यानी कि इसे, ये जो चाप है ना ये वाला, इससे बनने वाला जो एरिया है, सेक्टरल एरिया जो है, वो हम इसी फॉर्मूले से देते हैं। चलो इसको लिख लीजिए। तो सेक्टोरियल एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2, और ओपी हमारा आर है, ओपी का जो मोड है वो हमारा आर है, और वो क्या है, आर प्लस डेल आर और साइन डेल थीटा, ठीक है।
और जब हम मानते हैं कि जो हमारा थीटा है यानी कि ये बिल्कुल आसपास है, ये ओ आर और ओ पी बिल्कुल पास है, यानी कि जो डेल आर है वो हल्का सा विस्थापित हुआ है, तो डेल थीटा भी क्या होगा, हल्का सा विस्थापित होगा, यानी कि डेल थीटा टेंड्स टू जीरो होगा और डेल आर भी टेंड्स टू जीरो होगा। तो जब डेल थीटा जब बहुत ही स्मॉल होता है तो साइन थीटा वो थीटा बन जाता है, क्या बन जाता है, 1/2 आर, और डेल आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये साइन थीटा क्या बन जाएगा, डेल थीटा। ठीक है, ऐसे बन जाता है जब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हो, क्योंकि सिंस डेल थीटा टेंड्स टू जीरो, सो साइन डेल थीटा टेंड्स टू डेल थीटा। ओके, ये हो जाता है। चलो ठीक है, अब हम इसमें क्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे। वेग क्या होता है, क्षेत्रीय वेग, यानी कि क्षेत्र में वेग निकालना है। तो क्षेत्रीय वेग क्या होगा, क्षेत्र में विस्थापन की दर। क्षेत्र में विस्थापन की दर मतलब इसको डेल टी से डिवाइड कर दोगे और उसका क्या ले लोगे, डेल टी टेंस टू जीरो ले लोगे। समझ रहे हो क्या बात है। विस्थापन कैसे निकालते हैं, जैसे दूरी में विस्थापन की दर वो वेग कहलाती है। क्या, दूरी में विस्थापन की दर वो क्या करते हैं हम, डेल एक्स बटे डेल टी, और डेल टी टेंस टू जीरो ले लेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या, क्षेत्रीय वेग चाहिए। क्षेत्रीय वेग कैसे निकलेगा, क्षेत्र में विस्थापन की दर, और क्षेत्र में विस्थापन की दर क्या होगी, क्षेत्रफल बटे डेल टी, और वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एक समान रहती है। ये हमने पढ़ा था अभी, ये थ्योरम ही मान लो, रिजल्ट मान लो। ठीक है, तो क्या था, क्षेत्रीय दर थी क्या, क्षेत्रीय वेग, सॉरी, क्षेत्रीय वेग या फिर एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, और ये जो सेक्टोरियल एरिया है वो डिवाइड बाय डेल टी, यानी कि 1/2 आर स्क्वायर डेल थीटा बटे डेल टी, और ये लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो तो डी डी थीटा बाय डी टी बन जाता है। तो ये क्या आ गया, 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी। ओके, और इसने बोल दिया ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है। ठीक है, तो ये क्या मान लेते हैं हम, 1/2 एच मान लेते हैं। ओके, तो ऐसे ये निकलता है। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, आर स्क्वायर डेल थीटा बाय डेल टी इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वो ये वाला फॉर्मूला है, 1/2, ये इससे वेलोसिटी निकलती है, क्षेत्रीय वेलोसिटी ना, एरियल वेलोसिटी, वो उसका फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी। जो भी करो उसमें आप वैल्यू पुट करके निकाल भी देख भी सकते हो। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम चाहते हैं टाइम निकालना, यानी कि हम यहां से यहां तक चले तो कितना टाइम लगेगा इस गति के अनुदिश। देखो मैं बताता हूं, ये कि मान के चलो कि अ, ये टॉपिक का नाम दे दो, टाइम इन एन ऑर्बिट। यानी कि ये हमारा कर्व है, और मान लो ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो r1 थीटा 1 और इसके मान लो r2 थीटा 2। तो हम चाहते हैं P1 से लेके Q तक, P से लेके Q तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये हम चाहते हैं। समझ रहे हो बात को। तो उसके लिए हम क्या, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे यूज करेंगे, यहां से आप dt को इस साइड ले जाओ, तो और h को डिवाइड कर दो, तो dt इज इक्वल टू, h को डिवाइड करना है। ठीक है, तो आर स्क्वायर डी थीटा और बाई h। तो हम चाहते हैं टाइम कहां से, P से लेके Q तक जाने में, यानी कि थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, यह है ना, यानी कि थीटा, ये थीटा 1 था और ये थीटा 2,
थीटा 1 से चल के थीटा 2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो उसके लिए आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो dt, और ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1/h, तो कांस्टेंट है ये, थीटा 1 से चल के थीटा 2 तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, और ये dt है, इसको आप t लिख दो, है ना, 0 से t, है ना, तो इतना टाइम लगता है। तो टाइम का फॉर्मूला आ गया अपने पास, t इज इक्वल टू 1/h थीटा 1 to थीटा 2 r स्क्वायर डी थीटा। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लें। चलो इतना ठीक है। अब हम कुछ स्पेशल इक्वेशंस फाइंड करेंगे, पैडल इक्वेशन, ठीक है। तो सम स्पेशल इक्वेशन, सम स्पेशल पैडल इक्वेशन। पैडल इक्वेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड वेल नोन कर्व्स। some standard वेल नोन कर्व्स, यानी कि कुछ कर्व हैं जिनको हम जानते हैं, उनकी पैडल इक्वेशन क्या होती है, उनको आज हम लिखते हैं, देखते हैं। तो ये आपकी बुक में दे रखी है, आपको बस याद रखनी है ये एक्चुअली, क्योंकि ये काम आती है आगे। ये देखो, ये पहला ये रहा, पैडल इक्वेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड कर्व्स, ठीक है। तो पहला वर्त लेते हैं, सर्कल लेते हैं, ठीक है, जहां ध्रुव, ध्रुव यानी कि पोल, वर्त के अंदर किसी बिंदु, वर्त के अंदर किसी भी बिंदु पर, वर्त के अंदर किसी भी बिंदु पर हो सकता है ये ध्रुव, जो कि केंद्र से सी दूरी पर, जो कि केंद्र से सी दूरी ध्रुव से गुजरने वाले व्यास प्रारंभिक रेखा हो, तो वर्त की पैडल इक्वेशन ये वाली होगी। इसके कहने का मतलब है कि जो ये सर्कल है हमारा, इस सर्कल की हम पैडल इक्वेशन चाहते हैं, और ये हम ध्रुव मानते हैं, ठीक है, और ये इस सर्कल का सेंटर सी है, समझ रहे हो। तो इसने क्या बोला है, एक बार देखना, इसने बोला है ध्रुव वर्त के अंदर किसी भी बिंदु पर है, ये तो मान लिया हमने, जो कि केंद्र से सी दूरी पर है। अब ये ध्रुव है ना, वो केंद्र से सी दूरी पर है, यानी कि ये सी मत मानो एक ओ को, बिकॉज सी ये दूरी दे रखी है हमने, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो सी है, ये दूरी सी है, ठीक है, ओके। और फिर क्या बोल रहा है, उड़ने वाले व्यास प्रारंभिक रेखा हो, गुजरने वाले व्यास, हाँ, व्यास प्रारंभिक रेखा पे है, ओके। तो वर्त का पैडल इक्वेशन ये होगा, जहां पे ए है वो उसकी रेडियस है, ये ए रेडियस है, यानी कि यहां से लेके यहां तक क्या है, ए रेडियस है, और ये पोल है, पोल यानी कि ओ, ठीक है, दूर। तो इस वर्त की जो इक्वेशन है, वो जो पैडल इक्वेशन है, वो होती है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। ये आपको याद रखनी है। पैडल क्या होती है, आर और पी के अंदर इक्वेशन होती है, उसको हम पैडल इक्वेशन बोलते हैं। तो ए और सी समझ में आ गए ना, क्या है, ए तो हमारी सर्कल की रेडियस है, और सी, सी जो है वो सर्कल के सेंटर और पोल के बीच की दूरी है, और इसका जो क्या बोलते हैं, ये व्यास है, सर्कल का व्यास है, वो आरंभिक रेखा के ऊपर है, आ रहा है ना व्यास आरंभिक रेखा पे। तो ये हमारी उसकी
इक्वेशन होगी पैरेलल इक्वेशन सर्कल की। अब यहाँ पे स्पेशल केस भी हो सकता है, अगर ये जो पोल है ये खिसक के यहाँ पे आ जाए, ये जो पोल है वो ये हमारा परिधि पे हो, यानी कि ऐसे हो, समझ रहे हो, ये तो उसका केंद्र है, ये पोल हो ओ, तब उस केस में क्या होगा, सी है वो ए के बराबर हो जाएगा ना, सी तो हमारा क्या थी, ये केंद्र से और इसकी पोल के बीच की दूरी थी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो सी बराबर ए हो जाएगा तो ये हट जाएगा, तो उस केस में आर स्क्वायर इक्वल टू 2AP आ जाएगा। ये कब है, जब ध्रुव वर्त की परिधि पर हो, ये परिधि तो है वर्त की परिधि पर, उस केस में हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू 2AP। चलो एक इक्वेशन हो गई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखी है परवलय ध्रुव नाभि तथा नाभि पर तथा एक्स एक्स प्रारंभिक रेखा हो, पैराबोला परवलय, ठीक है। इसने बोला है कि जब हमारा कोई ये परवलय है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX, ये वाला हमारा परवलय है, तो इसकी नाभि यहाँ पे होती है, तो ये ए डिस्टेंस पे होता है, तो इसने बोल दिया यदि पोल इसकी नाभि पर हो, यानी कि ये हमारा पोल हो ओ, और इसकी जो एक्सिस है, इस पैराबोला की जो एक्सिस है ये वाली, ये अगर हमारी आरंभिक रेखा हो, यानी कि हम यहां से स्टार्ट किया, ये वाला आरंभिक रेखा यहां से ड्रॉ की हमने, पोल में एक आरंभिक रेखा ड्रॉ करनी पड़ती है ना, ओ ये हमारा पोल है, तब उस केस में इस पैराबोला की जो पैरेलल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, नोट डाउन कर लीजिए, समझ रहे हो बात को, इसको याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आती है दीर्घवृत्त या अथवा अति परवलय, दोनों ही केस में, तो ध्रुव दीर्घवृत्त के केंद्र पर आरंभिक रेखा एक्स एक्स पर हो, ठीक है, उस केस में हमारी जो इसकी पैरेलल इक्वेशन है वो इस टाइप की बन जाएगी। तो इसको अलग अलग लिख लीजिए, पहला इलिप्स या फिर दीर्घवृत्त बोलते हैं इसको, ये होता है दीर्घवृत्त, ठीक है, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर ऐसा, ठीक है, और इसकी नाभि यानी कि फोकस, अगर ये हमारा क्या हो जाए, इसका पोल हो, ये वाला ओ पोल हो, ये वाला माने हम नाभि को, तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2A बाई आर माइनस 1, और यही मान के हमने एक इक्वेशन किया था, ठीक है। अभी बात करते हैं दूसरा केस, यानी कि जब इसकी जो पोल है वो केंद्र पर हो, सेंटर पर हो, यही इसका ध्रुव, तो उस केस में हमारे पास जो इसकी इक्वेशन होगी वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी दोनों केस में। ये तो जब है जब हमारा जो ध्रुव है वो पोल हो, जो पोल है वो हमारा सेंटर हो, इसका 0 0, और इस केस में क्या है, जब हमारा पोल है वो यहाँ यानी कि नाभि से शुरू किया हमने, तब उस केस में हमारी इक्वेशन ये होती है, तो ये इलिप्स की ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब आती है हाइपरबोला या फिर
अति प्रबल। तो इस केस में ऐसा होता है ना, अति प्रबल। तो यदि जब ध्रुव नाभि पर हो, इसकी नाभि ये होती है यहाँ पे और यहाँ पे होती है, यदि इस नाभि को हम ध्रुव मान ले, कौन सी को मान लो, इसको मान लो, चाहिए इसको मान लो, ठीक है, तब उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन है पैराबोला की पैडल इक्वेशन, वो बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ± 2c बाई आर होगी, ठीक है। और केंद्र पर यदि इसका पोल हो, ध्रुव, ये वाला इसका यदि पोल हो, यहाँ पर पोल यहाँ था, ठीक है, अगर ये पोल हो तो इसकी इक्वेशन बन जाती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, पैरेलल इक्वेशन हो गई। चलो ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास हो गया ये समान कोणिक सर्पिल, यानी कि इक्विएंगुलर स्पाइरल। इसकी फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आर साइन फाइव। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है पता है, ऐसे चलता है, ये समान कोणिक होता है, ये मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे भागता है, ठीक है, इसको समान कोणिक सर्पिल बोलते हैं, इक्विलैटरल स्पाइरल, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होती है, P इज इक्वल टू आर साइन, P इज इक्वल टू आर साइन फाइव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और भी दे रखा है, यदि वक्र हमारा r की पावर n इज इक्वल टू ए एन कोस एन थीटा हो, तो उसकी पैरेलल इक्वेशन आर एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन पी होती है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल केस भी बना सकते हैं, यानी कि यदि n इज इक्वल टू माइनस हाफ हो, तो उस केस को बोलेंगे तो हम वो प्रबल्य बन जाता है। r इज इक्वल टू हाफ हो, यहाँ पे अंडर रूट लगाओ, तो उस केस को हम बोलते हैं कार्डियोइड। और यदि r इज इक्वल टू वन हो, यानी कि r इज इक्वल टू एपी हो, तो उस केस को हम बोलते हैं वृत्त। और यदि r इज इक्वल टू टू हो, तो r इज इक्वल टू टू हो, सॉरी सॉरी n इज इक्वल टू टू हो, n इज इक्वल टू यहाँ पे टू हो गए, पिछली बार मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी, देखो n इज इक्वल टू माइनस हाफ हो, तो यहाँ पे एक में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, यानी कि अंडर रूट r इज इक्वल टू अंडर रूट, या फिर ए तो कांस्टेंट है, छोड़ो इसको, p कांस्टेंट इनटू p, तो इस केस को हम बोलते हैं परवलय। यदि r n इज इक्वल टू हाफ हो, तो ये हो गया r की पावर 3/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू p, तो उसको बोलते हैं हम कार्डियोइड। यदि n इज इक्वल टू वन, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एपी, तो उस केस को हम बोलते हैं वृत्त। और r इज इक्वल टू टू, सॉरी n इज इक्वल टू टू, यानी कि r क्यूब इज इक्वल टू एपी, तो उसको उस केस को हम बोलते हैं लैम्ब्डीस्केट, यानी कि द्विपाशी। तो ये कुछ स्पेशल केसेस है इसके। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे दिए हुए केंद्र कक्षा में समीकरण के लिए केंद्रीय बल ज्ञात करना, यानी कि आपको एक ये दीर्घवृत्त के लिए हमें फाइंड करेंगे सेंट्रल फोर्स और जितने भी चीजें हैं, बल सेंट्रल फोर्स, बल ज्ञात करना, और किसी बिंदु पर उसका वेग ज्ञात करना, और समय ज्ञात करना, कितना टाइम कितना लगता है, ठीक है, पूरा पूर्ण अगर पूरा चक्कर लगा लेता है तो कितना टाइम लगता है उसमें दीर्घवृत्त में, तो वो सब चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।